रहा हूँ। चलो दोस्तों, आज आपको मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, या यूरोपियन यूनियन का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें से जो 12वीं का जो एग्जाम्स होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। और हमने देखा है कई जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं जो लेक्चरशिप की या फिर अन्य जो छोटी मोटी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार देखा है हमने कि जो बच्चे कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, 6 से 12वीं क्लास की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं उसी साथ में जो मैं एक श्रृंखला लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चे इतना टाइम लगाते हैं कि भाई मुझे पढ़नी चाहिए और मेरे समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो मैं उन्हें बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा जो ये चैनल है इसके माध्यम से आप निसंकोच होकर के पढ़ सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको वो टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे जो आप एनसीईआरटी में बुक में पढ़ना चाहते हो। आपको इजी वे में यहाँ टॉपिक समझ में आएंगे। चलते हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है उसका विकास होता है। यूरोपियन यूनियन जो पहले जो छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, या यूं कहा जाए कि जो यूरोप है वो छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, आज वो इस तरीके से एकजुट हो चुका है। जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आज वो एक साथ हो चुके हैं। इसका कारण क्या है, क्यों वो एक हुए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन, जिसको हम यू भी बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन का विकास कैसे हुआ। यूरोपियन यूनियन का देखिए, इसका जो विकास हुआ था, आपको इतना तो पता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, और उसके बाद में जब मैस्ट्रिक्ट संधि हुई 1992 में, तो मैस्ट्रिक्ट संधि के कारण ये यूरोपियन यूनियन बना। लेकिन इससे पहले कई ऐसे संगठन बने थे जिनके कारण से कई समस्याएं यहाँ जो थी उनका समाधान हो पाया था। क्या थी ऐसी समस्याएं, क्या थे ऐसे संबंध, किस कारण से ये एक हुए। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन और कभी एक हो जाए, और एक होकर के कहें अब हम एक है, हमारे ऊपर कोई भी तीसरा आदमी अगर आक्रमण करेगा हम उसका जवाब देंगे। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये दोनों या ये सब मिलकर के एक हो गए। तो इसका कारण क्या हो सकता है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि आपको पता है 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है, सेकेंड वर्ल्ड वार चला है, पता है आप लोगों को। इसमें यूरोपियन के जो यूरोप के देश थे, जैसे मान लिया जाए जर्मनी था, इटली था, ये जो देश है ना, ये ध्रुवीय राष्ट्र में थे, ध्रुवीय राष्ट्रों में, यानी कि अगेंस्ट थे। और जो मित्र राष्ट्र थे उसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सारे देश थे। तो अब देखिए, फ्रांस यहाँ आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है ना, और यहाँ पर जर्मनी, ये जर्मनी और इटली मैंने लिख ही दिया है। ये देश और ये देश, ये सारे के सारे जो हैं यूरोप के देश हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारे एक हो रहे हैं। इनके कारण क्या थे, इनके सिद्धांत और जो मान्यताएं थी वो क्या पहले अलग अलग थी, या फिर अब अलग अलग हुई हैं, या फिर यूं कहा जाए कि इन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, मान्यताओं को छोड़ दिया। भाई, जब हमारे जो मान्यताएं, जैसे फ्रांस का एक नेपोलियन था, नेपोलियन ने क्या कहा कि मैं पूरे यूरोप को एक देश बनाना चाहता हूं, तो महाद्वीपीय जो उनका सिद्धांत था वो उन्होंने दिया। फिर ब्रिटेन भी कह रहा था कि मैं भी साम्राज्यवादी हूं और मैं भी पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मध्य टकराव था। इसी प्रकार से इटली सोच रहा है, जर्मनी सोच रहा है ना। तो ये सारे के सारे जो मिलकर के देश सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी मान्यता और सिद्धांत ये थे कि हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ हैं और हमारा शासन ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत इनके लिए यहाँ पर नुकसानदायक था, या परेशानी खड़ी करने वाला था कि एक दूसरे को लड़ा रहे थे। इसके कारण से हमने देखा कि 2 विश्व युद्ध हुए थे पूरे, यानी कि आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं और दोनों यही हुए हैं, और दोनों भी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हुआ है। तो चलो देखते हैं कि अब एक कैसे हुए। ये भाई, एक होने का कारण भी तो हो सकता है ना। भाई, अब तक लड़ रहे हैं और अब एक कैसे हुए, इसका भी कारण पता चले हमें। हुआ क्या
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरफ था साम्यवादी देश और दूसरी तरफ थे पूंजीवादी। यहां पर सोवियत संघ रूस खड़ा हुआ था और यहां पर यूएसए अमेरिका और अन्य पश्चिमी जो यूरोप के देश थे वो खड़े हुए थे। यहां पर पूर्वी यूरोप के देश खड़े हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा है, पूंजीवादियों और साम्यवादियों के बीच में हो रहा है। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो पश्चिमी देश है पूंजीवाद को मान रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी तरफ कौन है, यूएसए है, देख रहे हैं ना। तो शीत युद्ध में इन सबको एक करने, इटली जर्मनी, इन इसका जो भाग दो भागों में बट गया, इटली और जर्मनी एक हो गए, मित्र राष्ट्र फ्रांस और ये भी एक हो गए। हुआ कि नहीं हुआ शीत युद्ध में? शीत युद्ध के कारण क्या हुआ, ये जो पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एक हो गए। दूसरी चीज, अमेरिका इस गुट में शामिल था। अमेरिका ने एक योजना चलाई कि भाई देखिए साम्यवाद का जो प्रचार है वो पश्चिमी यूरोप की तरफ हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पश्चिमी यूरोप की तरफ हो रहा है। तो इसलिए ये जो देश थे इनकी इकोनॉमी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो गई थी, तो इनको आर्थिक सहायता देना था। तो यहां पर योजना चलाई गई, मार्शल योजना। कारण क्या था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्या कारण था, साम्यवाद के प्रचार को रोकना। कि यूएसए चाहता है कि पूंजीवाद बढ़े और ये चाहता है कि यूरोप में पूंजीवाद में बढ़ोतरी हो और साम्यवाद को रोका जाए। तो अब उनको आर्थिक सहायता देना बड़ा जरूरी हो गया था। तो मार्शल योजना के तहत क्या दिया गया था, पश्चिम यूरोप के देशों को सहायता दी गई थी। फिर दूसरी चीज, क्योंकि सैनिक संघर्ष भी कई बार देखने को मिले हैं, तो ये जो देश थे ना, इनको कहा कि भाई तुम एक काम कीजिए, सारे मिलकर के एक काम कर लेते हैं, अपन एक नाटो की स्थापना कर लेते हैं। समझ में आया? नाटो का मतलब है कि सैनिक संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे जो काम करता है। तो किसकी स्थापना हो गई, नाटो। अब जाए तो जाएं कहाँ, ये है ना, जाएं तो जाएं कहाँ है, वो गीत चलता है ना, अब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तो। अगर हम इधर जाते हैं तो साम्यवाद का खतरा हो गया, और साम्यवाद के कारण से क्या होगा, जो मार्शल योजना के तहत हमें पैसा मिल रहा था वो पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। अमेरिका कहेगा ला भाई दे दे मेरे पैसे वापस, अगर तू चला गया तो मैं तुझे भाई साहब छोड़ूंगा नहीं और तुझसे पैसे जरूर लेकर रहूंगा। तो इस तरीके से ये जो है ना स्थिति यहाँ यूरोप के देशों के सामने आई। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हमारा विकास हो रहा है, हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो हम क्यों नहीं एक हो जाए। तो एक हो गए भाई लोग सारे के सारे। कब हुए, 1948 में इन्होंने एक संगठन स्थापित कर लिया जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहायता या सहयोग संगठन। क्या स्थापित कर लिया इन्होंने, संगठन स्थापित कर लिया। कब कर लिया, 1948 में कर लिया भाई लोगों ने। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई जब आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो कुछ देशों में, यहाँ पर जर्मनी, इटली, इन देशों में क्या था कि आपको पता है कि कोयला भी निकलता था और यहाँ पर लोहे भी निकलता था। तो लोहा और इस्पात बहुत बड़ी मात्रा में निकलता था, जबकि खपत कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन फ्रांस के अंदर ज्यादा हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। कौन सा बना लेते हैं, यूरोपीय आर्थिक की जगह आर्थिक सहयोग में क्या क्या करना है हमें, आर्थिक सहयोग में यहां पर करना है कोयला और इस्पात सहयोग संगठन।
कब बना लिया इन्होंने? 1951। इन्होंने कोयला और इस्पात के लिए एक आर्थिक सहयोग संगठन बना लिया कि भाई कोयला और इस्पात जो है उसका एक संगठन बनाया जाए। इसमें कितने देश थे? इसमें 6 देश शामिल थे। 6 देशों का मैं नाम बोल देता हूं। 6 देश कौन कौन से थे? जर्मनी, क्योंकि पूर्वी जर्मनी तो किस में, साम्यवाद में चले गए थे। इटली, इटली इसमें शामिल था। फिर इसके ऑस्ट्रेलिया, फिर आप देखेंगे इसमें बेल्जियम, फिर इसमें देखेंगे आप फ्रांस, अगला जो देश है वो है लक्जमबर्ग, फिर नीदरलैंड। ये जो देश थे इन्होंने क्या कर लिया? कोयले और इस्पात के लिए एक संगठन बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर अगर औद्योगिक क्रांति हुई है तो सबसे पहले यूरोप में हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो मशीनीकरण का युग आया था सबसे पहले यूरोप में आया। अब आपको पता है कि जब उद्योग बनेंगे तो उद्योगों के लिए क्या चाहिएगा? ऊर्जा। अगर ये नहीं है इनके पास तो औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। औद्योगिक क्रांति तभी संभव थी जब ये दोनों के दोनों हमारे पास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हों। अब हमारे पास ये उपलब्ध हैं लेकिन हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ देशों के पास ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम आपको ये सहायता प्रदान कर सकते हैं, आप हमें सस्ते दर पर सामान उपलब्ध करा दे। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने क्या कर लिया? कच्चा माल जो है उसके लिए एक संधि कर ली और एक संगठन बना लिया जिसका नाम था यूरोपीय कोयला और इस्पात संगठन। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1949 में यूरोपीय परिषद, इन्होंने कहा कि भाई जब कोई भी समस्या है ना यूरोप की, राजनीतिक मंच के रूप में काम करेगा ये। किसके रूप में? राजनीतिक मंच। अगर मान ले जाए कोई भी लड़ाई हो रही है, एक देश की दूसरे देश के मध्य जो लड़ाई हो रही है अगर हो रही है तो ये ही सोल्व करेगा। राजनीतिक समस्याओं का समाधान यही करेगा। यहीं पर ही आप बातचीत करेंगे, जाके वार्ता भी यहीं करेंगे। आपकी कोई समस्या है ना तो यहाँ जाइएगा, तो यहाँ पर बैठ के आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संगठन भी बन गया। ये हो गया, इस्पात होने लग गया, इस्पात जाने लग गया, कोयला जाने लग गया, इधर उधर जाने लग
ये भी पीछे क्यों रहे? ये भी शामिल हो गए साथ साथ। उसके बाद में क्या हुआ, 1981 में यूनान भी शामिल हो गया। यूनान भी कहा मैं भी शामिल हो जाता हूँ, मैं क्यों पीछे रहूं, जब समुदाय में सभी को फायदा हो रहा है तो मैं भी इसके साथ में खड़ा हो जाता हूँ। एक 1985 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, एक संधि हुई 1985 की, जिसे बोलते हैं सांगेन की संधि। ये क्या थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांगेन की संधि क्या थी? अभी तक समुदाय बना, समुदाय में चल रही है, बातचीत चल रही है कि भाई किस तरीके से, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्री कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में आवागमन को। हमारे देश से दूसरे देश में इस्पात जा रहा है, व्यापारी जा रहे हैं, सहयोग बढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक मंच हमने बना दिया है, तो कहीं ऐसा करें क्या कि हम जो बॉर्डर फ्री एरिया कर दें, मतलब सीमा नियंत्रण फ्री एरिया कर दें, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी आए कहीं भी जाए वो बिना किसी परमिशन के जा सके, कोई बाधा नहीं आए उसे, किसी प्रकार का समय नहीं लगे उसे, किसी भी प्रकार का विलंब नहीं हो उसे। अगर ऐसी व्यवस्था हम कर दें तो बताओ कैसी व्यवस्था रहेगी। बोलो भाई साहब मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी रहेगी। तो इन्होंने क्या कर लिया, सांगेन की संधि कर ली, जिसमें क्या रहा, बॉर्डर फ्री ट्रेड को कर दिया या बॉर्डर फ्री एरिया कर दिया घोषित। इसको कहते हैं सीमा नियंत्रण मुक्त व्यवस्था। क्या हो गई, सीमा नियंत्रण मुक्त व्यवस्था। तो फिर तो धीरे धीरे ये देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। तो अब वो आगे चल करके तो देखिए 1990 अक्टूबर माह में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी की जो दीवार थी वो क्या हो गई, समाप्त। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी क्या हो गए, एक। कब हुए, अक्टूबर में हो गए। पता चला अक्टूबर में हो गए, सारे के सारे लोग मिल गए। मतलब ये था कि जो साम्यवादी जो धड़ा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब टूट रहा है। साम्यवादी जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है। साम्यवादी व्यवस्था है जो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, और पूंजीवादी व्यवस्था क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ऊंचाई की ओर जा रही है। तो भाई लोग सारे के सारे जो आपके जो पूर्वी जो यूरोप के जो देश हैं वो सारे के सारे कहेंगे ना, भाई हमें भी मिला लो आप लोग, अब हम भी अपना विकास चाहते हैं, हम भी ऐसी फ्री ट्रेड एरिया चाहते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है आप लोगों को भी मिला लेंगे, लेकिन समय आने दीजिए। तो 1992 में कि कहा भाई अब इतने सारे जो देश हो गए हैं तो इनके स्थान पर आप क्या बना लीजिए, एक यूरोपियन यूनियन बना लीजिए। क्या बना लीजिए, यूरोपियन यूनियन बना लीजिए। संधि इन्होंने कर ली एक मैस्ट्रिक्ट संधि। आपसे पूछा जा सकता है मैस्ट्रिक्ट संधि क्या है। मैस्ट्रिक्ट संधि क्या है, 1992 में जो मैस्ट्रिक्ट संधि हुई है उसके सिद्धांत क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, क्या थी। सारे लोग बड़े खुश हो गए कि भाई अब तो हम पूरे यूरोप के हम सदस्य हो गए। हमारा जो पूरा यूरोप है वो क्या हो गया, अब एक यूनियन बन गया है। इससे फायदा क्या होगा, बोला फायदा ही फायदा है। फायदा क्या होगा, देखिए विदेश नीति सारी एक हो जाएगी, विदेश नीति एक हो जाएगी। मतलब विदेश नीति एक हो जाएगी कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनियन है उसकी एक नीति रहेगी। कोई भी देश अगर किसी भी देश के साथ संधि करना चाहेगा, संबंध स्थापित करना चाहेगा, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन की जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य, उनसे मैच खाता है कि नहीं खाता है। कोई देश अगर किसी यूरोपियन यूनियन के देश के साथ दुश्मनी रखता है और दूसरा उससे संबंध बनाता है तो ये ठीक नहीं रहेगा, वो नहीं हो सकेगा। तो एक देश के साथ दोस्ती है तो सब देशों के साथ दोस्ती है, एक के साथ दुश्मनी है तो सबके साथ दुश्मनी मानी जाएगी। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा
सामूहिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। एक देश के ऊपर किसी भी देश ने आक्रमण किया तो सब पे आक्रमण माना जाएगा और सब उसका सहयोग करेंगे। बिल्कुल सही है, आंतरिक सहयोग करेंगे। आंतरिक क्षेत्र में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो सब क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, न्याय के लिए सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। दूसरी चीज, मुद्रा एक होगी और वो कौन सी होगी? यूरो। यूरो होगी। फिर एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगी। क्या होगी? संसद होगी। ये बढ़िया बढ़िया बात इन्होंने कर दी। फिर इन्होंने एक चीज और रखी, एकीकृत बाजार। एकीकृत बाजार व्यवस्था। आपसे पूछा जाए कि मैस्ट्रिक्ट संधि में क्या क्या प्रावधान रखे गए तो ये बता देना जरा, निसंकोच होकर बता देना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बताएंगे आप? विदेश नीति एक बता देंगे, एक विदेश नीति रहे। दूसरी, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आंतरिक क्षेत्र और न्याय के लिए सभी देश क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी, एक मुद्रा होगी और मुद्रा भी कौन सी होगी? यूरो। फिर दूसरी, संसद होगी एक इसकी और एकीकृत बाजार व्यवस्था होगी। किसी भी प्रकार का कोई देश किसी भी वस्तु पर, किसी भी देश के वस्तुओं पर, सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा। सारी सारी वस्तुएं कैसी हो जाएंगी? निःशुल्क हो जाएंगी, फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा ये। तो बहुत बढ़िया उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित कर ली। ये थी यूरोपियन यूनियन का विकास। फिर उसके बाद में अब देखिए, कुछ अभी तो उद्देश्य निर्धारित किए हैं ना इन्होंने, अभी तो ये उद्देश्य ही बताए हैं। अब इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं? व्यवस्थाएं कर रहे हैं। 1993 के अंदर क्या कर लिया? एकीकृत बाजार व्यवस्था। क्या कर ली? एकीकृत बाजार व्यवस्था। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, व्यापार कर सकता है, कोई शुल्क नहीं है, निवेश कर सकता है। निवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जो निवेश हैं या निवेशक हैं या फिर कंपनीज हैं उनका ट्रांसफर कर सकता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एकीकृत बाजार व्यवस्था होगी। सभी जगह एक जैसे ही शुल्क रखे जाएंगे, एक जैसी ही व्यवस्था रखी जाएगी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये व्यवस्था कहाँ कर दी? यूरोप में कर दी। समझ में आया? तो 2002 में यूरो मुद्रा को 12 देशों ने अपना लिया और वर्तमान में कितने हैं? 17 देश। क्या कर दिया इसको? यूरो का क्या कर दिया? यूरो मुद्रा को देशों ने अपना लिया, कुछ ने नहीं अपनाया, ये अलग बात है। जैसे 12 देशों ने अपनाया है, अभी वर्तमान में जैसे 27 देश है तो 10 देशों ने नहीं अपनाया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि यूरो मुद्रा को 12 देशों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा मान लिया। 2004 में और बहुत सारे जो देश थे, जैसे बाल्टिक देश, ठीक है, इसके अलावा यूगोस्लाविया से जो स्वतंत्र हुए हैं वो देश, इसके अलावा हंगरी है, पोलैंड है, अन्य जो देश थे वो सारे के सारे आकर के इसमें मिल गए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में आके मिल गए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पर 2016 में एक जनमत संग्रह ब्रिटेन में कराया गया है। ब्रिटेन वालों ने आरोप लगाया कि जो यूरोप के अन्य जो देश हैं वो ब्रिटेन में आकर के हमारे रोजगारों को समाप्त कर रहे हैं,
हमारे साथ व्यापार उनका जो है हमारे यहाँ पर लॉस जा रहा है, व्यापार हमारा घाटा हो रहा है, हमारे देश में आकर के वो लोग यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार छीन रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम इससे अलग हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेग्जिट कर लिया। क्या कर लिया, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट होना। किससे, यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन का बाहर होना। किससे, ईयू से। समझ में आया। आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन कब एग्जिट हुआ, तो ये ब्रेग्जिट 2016 में हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वर्तमान में कितने देश हैं इसमें शामिल हैं, 27। कुल देश कितने हैं, 27। ठीक है ना, 28वां देश ये ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन इससे बाहर हो गया और ये देश अब बचे 27। तो ये था यूरोपियन यूनियन का विकास। अब देखिए इसके सामने, अब ये जरूरी थोड़ी है कि कोई भी संगठन है क्या उसमें कमियां नहीं होती, उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे अमेरिकी वर्चस्व में आपने पढ़ा कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, वो भी पढ़ा आपने। आप देख रहे हैं कि इसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। यहाँ पर आंतरिक जो कलह है ये भी इनके सामने यहाँ आएगा। अभी ब्रेग्जिट हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसका ये कारण है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई समस्या चल रही है। तो इसके सामने कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से सामना ये कर रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है, इनके ऊपर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।